बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुसलमान आज इतनी गफलत में है कि उसे अपनी तारीख का भी इल्म नहीं है। मुसलमानों को तो पता ही नहीं है कि उनके बुजुर्गों ने दीन इस्लाम के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। मुसलमानों को तो यह भी नहीं पता है कि भारत में मुस्लिम हुकूमत कब और कैसे आई, कौन कौन से मुस्लिम हुक्मरानों ने भारत पर राज किया। हाँ, हमारी ये हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत सीरीज देखने वालों को जरूर पता है। इसीलिए जिन लोगों ने हमारी ये सीरीज नहीं देखी है वो अभी से पहले एपिसोड से ये सीरीज देखना शुरू कर दें। पहली बार हमारी वीडियो देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस आपको मिलती रहे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो मेहरबानी करके बेल आइकन और दबा दे। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। चलिए मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि हमने अब तक कितना मुस्लिम इतिहास जान लिया है। 1001 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी शहर से निकलकर महमूद गजनवी ने भारत पर कई हमले किए और भारत में मुस्लिम हुकूमत की आहट पैदा कर दी। 1186 तक अफगानिस्तान के घोर शहर से निकलकर मोहम्मद गोरी ने भारत में गजनवी सल्तनत को खत्म करके गोरी सल्तनत की नींव रखी। फिर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम सल्तनत या दिल्ली सल्तनत कायम की और ये गुलाम सल्तनत 1290 तक कायम रही। उसके बाद 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम सल्तनत को खत्म कर खिलजी सल्तनत को कायम किया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर सत्ता हथिया ली। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में उठापटक चलती रही। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान खुसरो खान को मारकर भारत में तुगलक सल्तनत कायम कर दी। आज के इस एपिसोड में हम इसी तुगलक सल्तनत की तारीख बयान करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का असल नाम गाजी मलिक था। वह अपनी शुरुआती जिंदगी में घोड़ों की देखरेख का काम करता था। बचपन से ही उसमें एक जंगजू की सलाहियतें भरी पड़ी थी। इसी वजह से गाजी मलिक खिलजी सल्तनत में एक सिपाही की हैसियत से दाखिल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी को जब गाजी मलिक की बहादुरी का पता चला तो उसको फौज का कमांडर बना दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी जंगी सलाहियतों के दम पर अलाउद्दीन खिलजी को इतना खुश कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मुल्तान का गवर्नर बना दिया। 1320 में जब खुसरो खान सुल्तान बना तो खिलजी सल्तनत चरमरा रही थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत को बिखरता हुआ देख सुल्तान बनने का इरादा कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने मुल्तान के आसपास के कई गवर्नरों को साथ मिलाया और सुल्तान खुसरो के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को हराकर तख्त पर कब्जा कर लिया और दिल्ली में तुगलक सल्तनत कायम हो गई। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक एक दीनदार सुल्तान था। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत और शरीयत पर चलने वाला पक्का मुसलमान था। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही कई हिंदू रियासतों ने बगावत का ऐलान कर दिया था, मगर गयासुद्दीन तुगलक ने इन बगावतों को खत्म भी किया और दक्षिण भारत के कई इलाकों को भी फतह कर लिया था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने किसानी के लिए कई नहरें और कुएं खुदवाए थे। किसानों पर टैक्स को कम कर दिया था। बाजारों में खरीद फरोख्त की अच्छी व्यवस्था बनाई। गयासुद्दीन एक काबिल सुल्तान था, मगर वो ज्यादा वक्त तक हुक्मरानी नहीं कर पाया। 1324-25 ईस्वी में बंगाल में बगावतें छिड़ गई। गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल जाकर इन बगावतों को कुचलने लगा। बगावतों को कुचलने के बाद जब वह वापस दिल्ली लौटने लगा तो उसके बड़े बेटे जोना खान ने दिल्ली से थोड़ी दूर अफगानपुर में अपने पिता के इस्तकबाल के लिए एक महल बनवाया। जब गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर पहुंचा तो उसे बताया गया कि यह महल आपके आराम के लिए है, यहीं से आपको बड़ी शान शौकत के साथ दिल्ली ले जाया जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक उस महल में ठहरने पर राजी हो गया, मगर आगे क्या होने वाला था उसको जरा भी अंदाजा नहीं था। आधी रात को वो महल गिर पड़ा और गयासुद्दीन तुगलक उस महल के नीचे दबकर मर गया। इतिहासकारों में इस वाक़ये के लिए दो धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि ये जुना खान की साजिश थी, उसने जानबूझकर महल को इस तरह डिजाइन किया कि एक ठोकर से ही पूरा महल गिर जाए।
जबकि इतिहासकारों का दूसरा धड़ा ये कहता है कि उस रात मौसम बहुत खराब था और बिजलियां कड़क रही थी। अचानक बिजली महल पर गिरी और महल तहस नहस हो गया। गयासुद्दीन तुगलक महल के मलबे के नीचे दबकर मर गया। खैर, वजह जो भी हो, जूना खान अब सुल्तान बन चुका था। तुगलक सल्तनत के दूसरे सुल्तान जूना खान का जन्म 1290 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। जूना खान भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है। फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, मेडिकल साइंस इनमें काफी इल्म रखता था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक को अरबी, फारसी, उर्दू के साथ कई भाषाओं का इल्म भी था। ये इतना पढ़ा लिखा था, फिर भी इसे मूर्ख कहें या इसकी किस्मत ही खराब थी कि इसने पूरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे सनकी फैसले लिए जिनकी वजह से सल्तनत का फायदा कम, नुकसान भर भर के हुआ था। इस सुल्तान की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको सुनकर हंसी भी आएगी और इस सुल्तान पर अफसोस भी होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत संभालते ही कई बगावतों को कुचला और साथ ही भारत के सभी दक्षिणी रियासतों को जीतकर पूरे भारत में मुस्लिम सल्तनत कायम कर दी। मगर फिर उसके कई सनकी फैसलों ने पूरी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला फैसला ये था कि उसने गंगा जमुना दोआब की जगह, जहां अच्छी खासी खेती होती थी और उपज ज्यादा होती थी, वहां के किसानों पर 10 से बढ़ाकर 50% तक लगान लगा दिया। सुल्तान का तर्क ये था कि यहाँ के किसान अधिक धन कमाते हैं, लिहाजा इनको अधिक लगान देना चाहिए। मगर जैसे ही लगान 50% किया गया, वैसे ही किसान परेशान होने लगे, उपज घट गई और अकाल पड़ गया। जब फसल ही नहीं बनी तो किसान इतना लगान कहां से देते। मगर फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जबरन किसानों से लगान लिया, जिसकी वजह से आवाम सुल्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा जरूर था मगर बहादुर नहीं था। उसने मंगोलों के डर से अपनी राजधानी दिल्ली की जगह दौलताबाद करने का फरमान जारी कर दिया। दौलताबाद देवगिरी में था, यानी आज का महाराष्ट्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने फरमान जारी किया कि सल्तनत के सारे अमीर, दिल्ली की सारी आवाम, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद के लिए रवाना हो जाएं। ये फरमान सुनकर आवाम परेशान हो गई कि अपने घर बार छोड़कर एक नई जगह कैसे जाएं। मगर फिर भी लोग सुल्तान के हुक्म से दिल्ली छोड़कर दौलताबाद के लिए रवाना हो गए। ये सफर इतना लंबा और खतरनाक था कि हजारों लोग भूख और बीमारी से बीच रास्ते में ही मर गए। कुछ साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक को फिर से दिल्ली की याद आई और उसने वापस दिल्ली शिफ्ट होने का फरमान जारी कर डाला। आवाम ने माथा पकड़ लिया। इस वापसी सफर में भी कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सुल्तान का राजधानी बदलने का फैसला फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीरों और आवाम को खुश करने के लिए खूब मालो दौलत लुटाई, जिसकी वजह से शाही खजाना खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा। उसने अचानक एक और नया फरमान जारी किया कि आज से सल्तनत में सोने और चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, बल्कि तांबे और पीतल के सिक्के चलेंगे, जिनकी वैल्यू सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। सुल्तान ने ये फैसला चीन को देख कर लिया था, जहां कागज के नोट चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का ये फैसला सुनकर लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली और सरकारी तांबे और पीतल के सिक्कों के हूबहू सिक्के लाखों करोड़ों की तादाद में बना डाले। फिर लोग इन नकली सिक्कों से महंगे हथियार और सामान खरीदकर उनको मुल्क के बाहर सोने और चांदी के सिक्कों के एवज में बेच आते। इस बार मोहम्मद बिन तुगलक ने माथा पकड़ लिया। सुल्तान के इस फैसले ने सल्तनत को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। सारे तांबे और पीतल के सिक्कों को सरकारी खजाने में जमा करके आवाम को उनके बदले में सोने और चांदी के सिक्के दे दिए गए। इस फैसले से सल्तनत का शाही खजाना खाली हो गया और सल्तनत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सरकारी खजाना जब बिल्कुल खाली हो गया और सल्तनत चलने में मुश्किलें आने लगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नया फरमान जारी हुआ। वो ये कि अब खुरासान यानी ईरान को फतह किया जाए। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 फौजियों की सेना तैयार की। उनको एडवांस में ही 1 साल की तनख्वाह दे दी गई। सेना को हथियार खरीद कर दिए गए। खाने पीने के साजो सामान की व्यवस्था की गई। पानी की तरह पैसा बहाया गया।
1 साल तक ये सेना सुल्तान के हुक्म के इंतजार में बैठी रही, मगर सुल्तान की तरफ से हमले का ऐलान नहीं हुआ। सुल्तान को पता चला कि खुरासान के रास्ते में बहुत ठंड है, वहाँ बर्फ जमी है, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को फतह करने का इरादा कैंसिल कर दिया। इस फैसले की वजह से सल्तनत में अफरा तफरी मच गई, लोगों में भूखमरी आने लगी, मगर सन की मोहम्मद बिन सुल्तान कहाँ रुकने वाला था। खुरासान के इरादे को तर्क करके वो चीन को फतह करने का इरादा बनाने लगा। उसने 1 लाख की फौज तैयार की और हिमाचल के रास्ते से चीन को फतह करने भेज दिया, मगर मौसम और हिमाचल की हिंदू रियासतों ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को तबाह कर दिया। 1 लाख की फौज में से चंद लोग ही वापस दिल्ली लौट पाए, बाकी सब मारे गए। मोहम्मद बिन तुगलक के इस तरह के फरमानों की वजह से ही तुगलकी फरमान वाला मुहावरा बना था। ये वो इकलौता सुल्तान था जिसे इतिहासकारों ने पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा। मोहम्मद बिन तुगलक की जिंदगी से हमें एक सबक मिलता है, वो ये कि बिना एक्सपीरियंस के पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के इस तरह के फैसलों से सल्तनत के गवर्नरों को अपनी खुद की रियासतें बनाने का मौका मिल गया। दक्षिण भारत से बगावतें शुरू हुई, दिल्ली सल्तनत के कई टुकड़े हुए, कई अलग अलग हिंदू मुस्लिम रियासतें बनी, मगर मोहम्मद बिन तुगलक कुछ न कर सका। दिल्ली सल्तनत जो पूरे भारत में फैली थी, अब वो सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह गई। मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से भारत से मुस्लिम हुकूमत खत्म होते होते बची थी। एक सफर के दौरान बीच रास्ते में ही मोहम्मद बिन तुगलक को इतनी तेज बुखार चढ़ी कि वहीं उसकी मौत हो गई। 27 साल की इस दर्दनाक हुक्मरानी में मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी मुस्लिम सल्तनत को तबाह कर दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे बहादुर सुल्तानों ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अगले एपिसोड में हम इसी फिरोज शाह तुगलक की तारीख देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।